आज का वीडियो है भारत की राज्य व्यवस्था यानी अर्थशास्त्र पर आधारित है, जिसमें हम आपको संविधान के बारे में आज बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि ऑप्शन है आपके, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, क। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में हुआ था, में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और सूचियाँ शामिल है? ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियाँ, 371 अनुच्छेद 21 भाग और 11 सूचियाँ, 372 अनुच्छेद 20 भाग एवं 7 सूचियाँ, 381 अनुच्छेद 23 भाग और 8 सूचियाँ। का सही आंसर हो जाएगा आपका क, 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन, 74वां संशोधन। तो भारतीय संविधान में यह समाजवादी शब्द 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन है साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका साधारण। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहलाती है, अपनाई जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुसूची 4 भाग 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझती है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25। सही आंसर हो जाएगा आपका ख, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010,
1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 सितंबर 2010। तो सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन है सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। इसमें एक और ऑप्शन जुड़ना चाहिए, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन जुड़ना चाहिए, उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार क और ग दोनों सही है। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा क और ग। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जो अनुच्छेद 53 के 1 में है। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो उस समय उपलब्ध है, राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादित करेगा। जो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन जाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का
अधिकार रखता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। तो सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान न्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान न्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता, जो अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, जो अनुच्छेद 76 के 4वें भाग में है, अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन है 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष। तो बस सही आंसर हो जाएगा आपका 2 माह। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन के अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, यह समाप्त होने का विषय नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं है। अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वित हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का पदेन होता है उपराष्ट्रपति। लेखानुदान बना है। ऑप्शन है कैट की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, बजट के लिए। तो लेखानुदान जो है वो बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 क के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, जैसे युद्ध के समय जो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है, उसे अनुदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है।
लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्यों को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल। आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अक्षरयुक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता। सही आंसर हो जाएगा देशों के लिए आदर्श। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। बड़े देशों के लिए आदर्श यानी केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। तो इसकी सिफारिश प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर पर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो हम आपके लिए लाएंगे यूपीएससी एवं प्रधान शिक्षक की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम 20-20 प्रश्नों का सेट लेकर आपके पास आएंगे। आप उसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। धन्यवाद।